गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज है आपका चैप्टर 7। ठीक है, इससे पहले हमने पढ़ा था आपका चैप्टर 6 त्रिभुज और उसके गुण। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे त्रिभुजों की सर्वांग क्षमता। ठीक है, तो ये आज आपको बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट शुरू होने जा रहा है जिसका नाम है सर्वांग क्षमता। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे त्रिभुजों की सर्वांग क्षमता के बारे में। ठीक है, और कितने प्रकार के सर्वांग क्षमता होते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं हम सर्वांगक्षम क्या होता है। ठीक है, तो इसका हमने संधि विच्छेद किया है। क्या है? सर्व धन अंग धन सम, यानी सर्व अंग सम, यानी सर्व माने सभी, अंग माने उसके जो भी भुजा या जो भी कोण होंगे, अंग सम माने बराबर, यानी सभी अंग बराबर। तो उदाहरण के लिए यदि दो चित्र क्या है, आकार और प्रकार में समान है, तो वो क्या होंगे? सर्वांगक्षम होते हैं। ठीक है, तो इसका मीनिंग समझ गए होंगे कि सर्वांगक्षम क्या होता है। मतलब जब किसी भी जो भी आकृति हैं, उनके जो भी भुजाएं, जो भी कोण हो, वो सब क्या हो, उसके संगत क्या हो, बराबर हो, तो दोनों क्या होंगे? हमारे सर्वांगक्षम कहलाएंगे। ठीक है, अब अब है दो आकृतियों के सर्वांगक्षम होने के संबंध को सर्वांगक्षमता कहते हैं। ठीक है, यानी अगर कोई भी दो आकृति सर्वांगक्षम है तो उनके इस संबंध को हम क्या कहेंगे? सर्वांग क्षमता। ठीक है, इसके बाद आता है आपका रेखाखंडों की सर्वांग क्षमता। ये दो रेखाखंड खींचे गए हैं, ए बी और सी डी। ठीक है, यदि दो रेखाखंडों की लंबाई समान यानी बराबर हैं तो वे सर्वांगक्षम होते हैं। यदि दो रेखाखंड सर्वांगक्षम है, इसका उल्टा भी हो सकता है, ये दो रेखाखंड सर्वांगक्षम है तो उनकी लंबाइयाँ क्या होंगी? समान होती हैं। ठीक है, तो ये ए बी कितना है? 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, और यहाँ सी डी भी 5 सेंटीमीटर। तो हम कह सकते हैं कि ए बी बराबर क्या है? ए बी जो रेखाखंड है वो किसके बराबर है? सी डी के। ठीक है, या हम इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि ए बी क्या है? सर्वांगक्षम सी डी। ठीक है, दोनों क्या है लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये होता है हमारे किसका चिन्ह? सर्वांगक्षम का चिन्ह। ठीक है, कौन सा? ये वाला। ठीक है, ये कहलाता हमारा किसका? सर्वांगक्षम का चिन्ह। इसके बाद है आपके पास कोणों की सर्वांग क्षमता। अब कोणों की सर्वांग क्षमता में क्या होगा? यदि दो कोणों की माप क्या होगी? समान होगी, यानी कि जो उनकी जो मेजरमेंट है वो क्या होगी? बराबर होगी, तो वो दोनों कोण हमारे सर्वांगक्षम होते हैं। फिर इसका विपरीत क्या होगा? यदि दो कोण सर्वांगक्षम है तो उनकी माप भी क्या होगी? समान होती है। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा? जैसे आपका कोण ए बी सी कितना है? कोण ए बी सी 60 है, और कोण पी क्यू आर भी कितना है? 60 है। ठीक है, दोनों बराबर है आपस में, तो ये दोनों कोण भी क्या होंगे? हमारे सर्वांगक्षम होंगे। ठीक है, ए बी सी, कोण ए बी सी सर्वांगक्षम कोण पी क्यू आर। ठीक है, अब है आपके पास त्रिभुजों की सर्वांग क्षमता। ये है यदि दो त्रिभुजों की तीनों भुजाएं एवं संगत कोण समान हो तो वे परस्पर सर्वांगक्षम होते हैं। ठीक है, यहाँ देखो आपको कोण एम कोण क्यू के बराबर है, कोण एल कोण पी के बराबर है, कोण एन कोण आर के बराबर है। फिर यहाँ आपका जो एल एम है वो पी क्यू के बराबर है, एम एन है वो क्यू आर के बराबर है। इसकी संगत भुजा ये है, इसकी संगत भुजा। ठीक है, इसकी संगत भुजा ये है, और एल एन की संगत भुजा कौन सी है? पी आर। ठीक, पी आर या आर पी। ठीक है, तो जब क्या हो, किसी दो त्रिभुज में तीनों भुजाएं व संगत कोण क्या हो? समान हो, तो दोनों त्रिभुज क्या होंगे? सर्वांगक्षम होंगे। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं त्रिभुज एल एम एन सर्वांगक्षम त्रिभुज पी क्यू आर। ठीक है, तो ये क्या है? आपके त्रिभुजों की सर्वांग क्षमता कहलाती है। ठीक है, अब ये बच्चों आपकी प्रश्नावली 7.1। तो इसका पहला क्वेश्चन है निम्न कथनों को पूरा कीजिए। तो देखते हैं इनको। तो पहला वाला है इसमें, दो रेखाखंड सर्वांगक्षम होते हैं यदि क्या हो? दो रेखाखंड कब होते हैं समान? जब क्या हो? दोनों की लंबाई क्या हो? जब क्या हो? यदि दोनों की लंबाई क्या है? लंबाई समान है। ठीक है, तभी दोनों रेखाखंड क्या होंगे? सर्वांगक्षम होंगे। ठीक है, अब दूसरा है, दो सर्वांगक्षम कोणों में से एक की माप 70
डिग्री है तो दूसरे कोण की माप कितनी होगी? जब दो कोण सर्वांगसम है, यानी दो कोण सर्वांगसम कब होते हैं? जब दोनों कोणों की माप क्या हो? बराबर हो। तो एक कोण आपका 70 डिग्री है तो दूसरा कोण भी क्या होगा आपका? 70 अंश का होगा। ठीक है। तीसरा वाला, जब हम कोण ए बराबर कोण बी लिखते हैं तो हमारा वास्तव में अर्थ होता है। ठीक है। जब हम कोण ए बराबर कोण बी लिखते हैं, जैसे अभी हमने कोणों की सर्वांग क्षमता पढ़ी थी ये वाला, तो इसमें कोण ए बी सी कोण पी क्यू आर के बराबर था। एक कब था? जब दोनों की जो मेजरमेंट है वो क्या है? बराबर है। इसको हम इस प्रकार लिख सकते थे कि मेजरमेंट कोण ए बी सी इक्वल टू मेजरमेंट कोण पी क्यू आर। ठीक है। एम फॉर क्या होगा? मेजरमेंट यानी उसकी माप। ठीक है। तो इसमें हम लिख सकते हैं कि मेजरमेंट ए इक्वल टू मेजरमेंट कोण बी। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड आपका, वास्तविक जीवन से संबंधित सर्वांगसम आकारों के कोई दो उदाहरण दीजिए। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जो क्या होते हैं, जिनके जिनके आकार क्या होते हैं? सर्वांगसम, यानी बराबर होते हैं, एक जैसे होते हैं, दिखाई देखने में क्या होते हैं? एक जैसे होते हैं। अगर हम क्या करेंगे, एक को उसको ऊपर रखेंगे तो एक को क्या कर देगा? पूरा कवर कर देगा। ठीक है। जैसे मैंने क्या पढ़ा था, त्रिभुजों की सर्वांग क्षमता, तो उसमें क्या होता है, अगर इस त्रिभुज को हम इस त्रिभुज के ऊपर रखेंगे तो ये वाला त्रिभुज इस पूरे त्रिभुज को क्या कर देगा? अपने नीचे या अपने से ढक देगा। यानी ये दोनों के दोनों क्या है? एक दूसरे की क्या है? प्रतिलिपि हैं। ठीक है। तो देखते हैं कौन कौन से होंगे। तो जैसे हमने लिखा एक दो फुटबॉल। ठीक है। तो दो फुटबॉल जो कि क्या होंगे? एक ही कंपनी के। ठीक है। एक ही कंपनी के, तो दोनों फुटबॉल क्या होंगे? एक जैसे होंगे। फिर दो एक ही प्रकार की कुर्सियां, वो भी क्या होंगी? हमारी सर्वांगसम होंगी। दो एक ही प्रकार की कुर्सियां। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपका, यदि सुमेलन ए बी सी क्या है, इसको क्या पढ़ते हैं हम? संगत या करस्पॉन्डेंस एफ ई डी के अंतर्गत त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम है त्रिभुज एफ ई डी के, तो त्रिभुजों के सभी संगत सर्वांगसम भागों को लिखिए। ठीक है। तो हमें दिया है सुमेलन ए बी सी संगत एफ ई डी और त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम है एफ ई डी के, तो त्रिभुजों के सभी संगत सर्वांगसम भाग निम्नलिखित है। तो ए का जो संगत भाग होगा कौन सा होगा? वो होगा हमारा कौन सा? ये एफ वाला। ठीक है। इसी प्रकार बी का कौन सा होगा? बी का होगा हमारा ई वाला। ठीक है। तो ये आ गया इसके साथ। ठीक है। अब अच्छा सी का हो जाएगा हमारा कौन सा? डी वाला। ठीक है। सी का संगत भाग डी हो जाएगा। तो कोण ए बराबर अब कौन सा है? कोण एफ, कोण बी बराबर कोण ई, कोण सी बराबर कोण डी। इसी प्रकार ए बी का संगत भाग कौन सा है? ए बी जो रेखाखंड है ए बी है किसका? एफ ई डी। देखो। ठीक है। ए बी है किसके? एफ ई के। बी सी यानी बी सी है किसके? इसके। ठीक है। ई डी के। और ए सी यानी कि ये वाला ए सी है आपका किसका? ए का एफ है और सी का डी यानी एफ डी। ठीक है। तो ये आप समझ चुके होंगे। अब आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4, यदि त्रिभुज डी ई एफ सर्वांगसम है त्रिभुज बी सी ए, तो बी सी ए के उन भागों को लिखिए जो निम्न के संगत हो। ठीक है। जैसे अभी हमने थर्ड वाला किया था, सेम उसी प्रकार करना है। तो हमें दिया है त्रिभुज डी ई एफ सर्वांगसम त्रिभुज बी सी ए। ठीक है। तो अब देखते हैं कि पहले वैसे करते हैं कि डी का सर्वांगसम, डी का संगत भाग कौन सा है? डी का है हमारा कौन सा? ए। ठीक है। डी का ए। एफ का बताओ बेटा, एफ का कौन सा होगा? सॉरी, डी का कौन सा होगा आपका? डी का है बी, तो डी का आ जाएगा बी वाला। ठीक है। एफ का है, एफ का देखो कौन सा है? ए वाला। ठीक है। एफ का ए वाला यानी कि यहाँ से आ जाएगा। और ई का है सी वाला, तो ई का सी ये आएगा आपका यहाँ से। ठीक है। ठीक है। तो अब आपका पहला वाला था कोण ई किसके बराबर? कोण ई होगा सी के बराबर। ई एफ जो रेखाखंड है ई एफ वो होगा सी ए के बराबर। फिर कोण एफ होगा ए के बराबर। डी एफ रेखाखंड होगा बी ए के बराबर। ठीक है।